हेलो एवरीवन। अब तक हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की यूनिट 1 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पढ़ चुके हैं। आज हम सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण मतलब आवेश किसी सतह पर, ये कोई पृष्ठ है, इस पर समान रूप से फैला हुआ हो या लंबाई के अनुदिश कोई पतला तार है उस पर आवेश है, या आवेश किसी आयतन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फैला हुआ हो, इसके अंदर, इस तरह का आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाएगा। इसको परिभाषित करेंगे, लिखेंगे आप लोग, सतत आवेश वितरण। यदि आवेश किसी पतले तार पर, किसी पृष्ठ पर या किसी आयतन में समान रूप से फैला हुआ हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये क्रमशः पतले तार पर है तो रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ पर है तो क्षेत्रफलीय आवेश वितरण, और यदि किसी आयतन में है तो आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है। इस सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव वगैरह ज्ञात करने के लिए जो महत्वपूर्ण राशि आती है, कि आप नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, वह आता है आवेश घनत्व। तो इस क्रम में हम पहले बात करेंगे रैखिक आवेश घनत्व की। रैखिक आवेश घनत्व, इसको ग्रीक भाषा के वर्ड लैम्डा उल्टे y की तरह बनाएंगे, इसे व्यक्त करेंगे और ये बराबर होगा Q/L। ये कोई वायर है, थिन वायर, पतला तार, इस पर कुल आवेश प्लस Q है और लंबाई इसकी L है। तो कुल आवेश और लंबाई का अनुपात रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगा। अर्थात यदि आवेश किसी पतले तार पर
समान रूप से वितरित है। तो तार पर कुल आवेश व तार की लंबाई का अनुपात रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम इस सूत्र की हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे तरीके से। मान लिया L बराबर 1 है तो लैम्डा बराबर Q होगा, मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो आवेश होगा, एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा, दैट इज नोन एज रैखिक आवेश घनत्व। तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व की परिभाषा दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो अनुपात के पदों में, एक इसको L बराबर 1 मानकर पर यूनिट लेंथ के पदों में, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश, कुल आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, या किसी लंबाई पर, किसी तार पर कुल आवेश और उसकी लंबाई का अनुपात रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक निकालेंगे, नेक्स्ट लाइन में डाल के नोट डाल के लिखेंगे। नंबर 1 मात्रक लैम्डा बराबर Q अपॉन L। Q आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होगा मीटर, तो इस तरह इसका मात्रक हुआ कूलाम पर मीटर। इसके बाद इसका विमा सूत्र निकालेंगे। लैम्डा बराबर Q अपॉन L, आवेश की विमा AT और L के लिए, लंबाई के लिए L, इस तरह से ये AT और इसको ऊपर ले जाएंगे L की पावर -1, तो ये विमा हो गई ATL -1। ठीक इसी तरह बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, इसको डेनोट करेंगे सिग्मा से, बराबर होगा Q अपॉन A। बिल्कुल सेम रैखिक आवेश घनत्व की तरह ही है। वहाँ पे लंबाई ली थी, यहाँ पर एरिया लेंगे। इस एरिया पर, इस पृष्ठ पर, इस तल पर आवेश की मात्रा सपोज Q है और इसका जो एरिया है वो A है। तब यदि आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है तो पृष्ठ पर कुल आवेश व पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। दूसरा तरीका इसको परिभाषित करने का, यहाँ पर भी हम A को 1 मान सकते हैं। A बराबर 1 तो सिग्मा बराबर Q, अर्थात एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर कुल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है।
इसके बाद नोट डालकर मात्रक निकालेंगे तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, Q यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये मात्रक हो गया। इसका विमा सूत्र निकाले तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, Q आवेश है, इसकी विमा AT और एरिया यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई मतलब L की पावर 2 या L2, ये हो जाएगा ATL, उसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस की हो जाएगी ATL माइनस 2। ये मात्रक और ये विमा सूत्र। ठीक इसी तरह बात करेंगे आयतनी आवेश घनत्व। इसको रो ग्रीक भाषा के वर्ड से डेनोट करेंगे। Q अपॉन रेखिक में L आया, क्षेत्रफलीय में या पृष्ठीय में A आया, आयतनी में आयतन आ जाएगा। ये कोई सॉलिड स्पेस, कोई क्यूब हो सकता है, कोई ठोस गोला हो सकता है, उसमें आयतन, संपूर्ण आयतन में कोई आवेश है प्लस Q और इसका वॉल्यूम V। यदि आवेश किसी स्थान में समान रूप से वितरित है तो उस स्थान में कुल आवेश व उसके आयतन का अनुपात आयतनी आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक निकालेंगे रो बराबर Q अपॉन V। Q यहाँ पर आवेश जिसका मात्रक कूलाम और V आयतन है, तो प्रति आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, या इसको कूलाम C से इंडिकेट करते हैं, कूलाम को C से इंडिकेट करते हैं और मीटर को M से, इस तरह रो इक्वल टू कूलाम पर मीटर क्यूब। विमा सूत्र निकाले तो रो इक्वल टू Q अपॉन V, आवेश का विमा सूत्र AT और आयतन का L3, इसको ऊपर ले जाएंगे यानी कि हर को अंश में ले जाएंगे ATL माइनस 3। ये इसका हो गया विमा सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखने में ऐसा लगता है कि अदिश ही होगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो प्लेन एरिया है उसको सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्षेत्रफलीय सदिश। ये कोई तल, इस पर जो अभिलंब हम ड्रा करेंगे ऊपर की ओर इस एरो के द्वारा, ये हमें पता है कि किसी वेक्टर को, किसी सदिश को एक एरो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस एरो की, इस तीर की लंबाई जो है वो उस वेक्टर के, उस सदिश राशि के परिमाण को
प्रदर्शित करती है और हेड दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दिशा को दर्शाने के लिए एक यूनिट वेक्टर लेंगे एन कैप, ये वेक्टर ए। तो इस तरह वेक्टर ए जो बराबर होगा वो ए परिमाण को दर्शा रहा है और एन कैप इसकी दिशा को दर्शा रहा है, जहाँ एन कैप अभिलंब इस लाइन के अनुदिश एकांक सदिश तो ध्यान रहे कि जो क्षेत्रफल है वो सदिश राशि है। तो हम लिखेंगे समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसे तल पर, इस तल पर, इस प्लेन पर खींचे गए अभिलंब से व्यक्त किया जाता है। इसकी लंबाई, जो अभिलंब की लंबाई है वो परिमाण को, और एन कैप जो है वो इसकी दिशा को व्यक्त करेगी, यानी कि जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण को व्यक्त करती है और दिशा अभिलंब एकांक सदिश के द्वारा व्यक्त होती है। तो ये तो बात हुई हमारे क्षेत्रफल सदिश की। अब आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी और आवेश पढ़ते पढ़ते कहाँ क्षेत्रफल और सदिश में आ गए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है गॉस थ्योरम, या जो सतत आवेश वितरण, ये सब उसके लिए एक भूमिका मात्र है। ये एग्ज़ाम में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है गॉस की प्रमेय, उसको क्लियर करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन सब पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत अनिवार्य है। तो इसी क्रम में सतत आवेश वितरण हमने पढ़ा, क्षेत्रफल सदिश पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं घन कोण की। प्लेन एंगल आपने पढ़ा है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर झुकी हुई है तो इनके बीच का जो झुकाव कोण होगा उसको कोण कहते हैं। इसी तरह यदि कोई गोलीय सरफेस, सॉलिड गोला, स्फेरिकल प्लेन ये, या खोखला गोला, इसका जो पृष्ठ है इस केंद्र पर जो कोण बनाएगा, इसके एक आंशिक पार्ट हम ले लेते हैं, ये ले लिया, तो ये पार्ट इस के केंद्र पर जो कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है, ये कहलाता है घन कोण। इसको इंडिकेट करेंगे डी ओमेगा से। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, ये आप जो मैथमेटिक्स वाले अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये स्मॉल डी क्या है? सपोज ये लाइन है, इसके कुछ इक्वल पार्ट हमने कर लिए, सारे पार्ट इक्वल है, तो इसको डेनोट करने के लिए हम एक वर्ड, ग्रीक भाषा के वर्ड डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स।
लेकिन यदि इन्हीं पार्ट को हम हाफ करते जाए इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार हाफ कर दे, तो उसके बाद जो हमें पार्ट मिलेगा उस कंडीशन में इस डेल्टा को स्मॉल डी से रिप्लेस कर देते हैं, ये dx हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत सूक्ष्म उस राशि के परिमाण को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो डेल्टा डी ओमेगा है ये इस घन कोण के एक बहुत सूक्ष्म भाग को लिए हुए है जिसको हम डी ओमेगा कह रहे हैं। और इसको परिभाषित करने के लिए इस लाइन, इस बिंदु और इस पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश और तल के अनुदिश या ये तल का जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए। यहाँ पर भी वही बात आती है कि एरिया हमने पूरा नहीं लिया, क्योंकि एक पार्ट लिया, एक आंशिक पार्ट लिया, और वो भी अनंत सूक्ष्म पार्ट लिया है, वो जो कि एक समतल के इक्वल होगा। कितना भी कोई लाइन कार्ड क्यों ना हो, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा हम काटेंगे तो वो बिल्कुल प्लेन की तरह नजर आएगा, और उस पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो एरिया को व्यक्त करेगा। उस परपेंडिकुलर को अभिलंब के अनुदिश हम कह रहे थे कि क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो इसलिए ये हुआ डी ए और ये हुआ एन कैप। अब इसको परिभाषित करने के लिए जो सूत्र आता है वो, इसको हटाइए यहाँ से, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लेंगे, आपने नोट कर लिया होगा, घन कोण। ये आपको नहीं बनाना, ये केवल समझाने की दृष्टि से था। घन कोण नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, चित्र जरूर बनाएंगे। इसको डी ओमेगा या ओमेगा से व्यक्त करेंगे। यहाँ परिभाषित करने के लिए डी ओमेगा इक्वल टू डी ए एन कैप अपॉन आर स्क्वायर, इस सूत्र से परिभाषित करेंगे। यहाँ पर दो वेक्टर आ गए हैं, एक तो डी ए क्षेत्रफल सदिश, एक एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक्चुअली में उस बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर हम जिस बिंदु पर हम घन कोण बना हुआ मान रहे हैं, या उस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर है और सरफेस को मिलाने वाली रेखा के अलोंग यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। एन कैप परिमाण एक है, केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, और दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन होता है ए डॉट बी, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक को इंडिकेट कर रहे हैं वो डी ए से, और एन कैप जिसको हम बी मान ले वो हो गया एक, क्योंकि नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब परिमाण हुआ एक, एरिया की वैल्यू हुई डी ए। तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो ये घन कोण के लिए व्यापक सूत्र हुआ। अब आप यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। डायग्राम चाहो तो इसके बराबर में यही बना लो और फिर यहाँ से परिभाषा शुरू कर दो। अर्थात किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घन कोण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश मतलब डीए और गोले के केंद्र व पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश
का स्केलर गुणन का बजाय के लिखेंगे के स्केलर गुणन व पृष्ठ के केंद्र से पृष्ठ की दूरी के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा हुई। इसके बाद नोट डाल के लिखेंगे संपूर्ण घन कोण, नेक्स्ट हेडिंग नोट, संपूर्ण घन कोण अब संपूर्ण घन कोण निकालना है, यानी कि पूरे पृष्ठ के द्वारा घन कोण निकालना है। इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, गोलीय पृष्ठ के कारण जो इसके केंद्र पर घन कोण बन रहा है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, समाकलन, जो कि कैलकुलस मैथमेटिक्स में एक बुक है, वो मैथमेटिक्स वाले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज ये एक लाइन है, इसके हमने बहुत सारे पार्ट कर लिए, इनफाइनाइट पार्ट्स कर लिए, इक्वल पार्ट्स, हाफ करते जा रहे, तो उस एक पार्ट को हमने कहा dx। इंटीग्रल यानी कि समाकलन या इंटीग्रल जो शब्द है उसका मतलब है एकीकृत, एक करना, जोड़ना। इसको हम जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने पार्ट है, ये जितने अनंत पार्ट आएंगे उन सबको हम जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? जब हम फाइनाइट पार्ट्स करते थे, ये डेल्टा x, ये डेल्टा x, ये डेल्टा x और ये डेल्टा x, इन सबको जोड़ते थे तो सिग्मा का प्रयोग करते थे। सिग्मा डेल्टा x बराबर होगा x के, यदि ये टोटल लेंथ x है तो। ठीक इसी तरह ये पार्ट हो गए इनफाइनाइटेशनली स्मॉल, अनंत सूक्ष्म। इन सब को जोड़ने के लिए इंटीग्रल या समाकलन का प्रयोग करते हैं। जो निशान है वो इस तरह का होता है। ये वास्तव में सम मतलब जोड़ना का फर्स्ट लेटर का ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? इंटीग्रल समाकलन dx। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, ये लेंथ x है, ये भी x है, तो इन सबको जोड़ के क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो ये ध्यान रहे, समाकलन करने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे पार्ट हमने माने थे उन सबको अब हम मिला के एक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है संपूर्ण घन कोण। अब ये निकाला था हमने एक अनंत सूक्ष्म पार्ट के कारण बना डी ओमेगा, इस पूरे पार्ट के कारण निकालने पर जितने भी यहाँ पार्ट होंगे, ये अनंत पार्ट होंगे, उन सबको हमें जोड़ना है। तो ये लिखेंगे ओमेगा, चूँकि संपूर्ण घन कोण की बात कर रहे हैं तो इसको ओमेगा कहेंगे। ओमेगा बराबर एरिया इंटीग्रल, क्लोज एरिया इंटीग्रल। ये बंद निशान का मतलब क्लोज, बंद पृष्ठीय समाकलन, उस बंद पृष्ठ के अंतर्गत जितना भी एरिया आएगा, जितनी भी रेंज आएगी, उन सबको हमें जोड़ना है डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर आया हमारे पास में डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस केस में हम देखें तो एन कैप और डी ए के बीच में जो एंगल है वो 0 है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल डी ए कॉस 0। ये डायग्राम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये सब रफ काम है, ये नहीं करना, डायग्राम एक बार ही बनेगा ये, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होगी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये हमने पढ़ा है कि जहाँ डिस्क्रीमेंट आ रहा है केवल उन्हीं पार्ट का इंटीग्रल होगा, बाकी सब कांस्टेंट मानते हो, मतलब उनमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, वो हर एक पार्ट के लिए बराबर है, उनको बाहर ले लेते हैं, क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल डी ए। अब यदि इन सब पार्टों को हम जोड़ें, कौन से पार्ट? उस गोले के पृष्ठ के जो अनंत पार्ट हमने करे थे
उन सबको जोड़ेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr² के बराबर, ये हम जानते हैं। तो इस तरह क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल dA जिसको हमने लिखा है वो बराबर हो जाएगा 4πr² के, और r² से r² कैंसिल, तो इस तरह ओमेगा बराबर आ गया 4π। यानी कि संपूर्ण गोले के पृष्ठ के द्वारा जो गोले के केंद्र पर घनकोण बन रहा है वो 4π के बराबर होता है। इस तरह हम कहेंगे कि संपूर्ण घनकोण ओमेगा बराबर 4π। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें आती है वैद्युत फ्लक्स। तो ये वैद्युत फ्लक्स पर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है 1 नंबर में, और ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। सपोज किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई तल रखा हुआ है, ये कोई तल है, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा है, इससे गुजर रही है। ये एरो तो ई को डेनोट करेंगे, और यहां पर एक पार्ट यदि हम मान लें इसका एरिया वेक्टर जो कि लंब के अनुदिश होगा वो ए डी ए कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र ई, और जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम फाई 0 बना के बीच में से काट देंगे, इसे व्यक्त करेंगे। चूंकि आगे हमें चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ना है तो इसके बेस में कैपिटल ई बना देंगे, यानी कि वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई बराबर जो होता है वो ई डॉट ए के बराबर होता है, लेकिन चूंकि यहां पर हम एक आंशिक पार्ट के लिए ले रहे हैं तो फाई ई ना लिख के यहां लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अर्थात किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल सदिश के स्केलर गुणन के बराबर होता है। तो ये परिभाषा आप यहां पे लिखेंगे। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लगा के लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के स्केलर गुणन के बराबर होता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सपोज हमें इसे संपूर्ण पृष्ठ से निकालना है तो यहां पर नोट डाल के लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो एरिया इंटीग्रल, चूंकि पृष्ठ से बात कर रहे हैं तो
क्षेत्रफलीय समाकलन हम लेंगे ई डॉट डी ए। यहाँ पर ई डॉट डी ए जो है वो ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, फाई ई इसमें लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर जो कांस्टेंट राशि है वो ई और कॉस थीटा, क्योंकि डी ए यहां पर आ गया इंटीग्रल के साथ में, और समाकलन डी ए बराबर होगा उस टोटल एरिया के बराबर। अब चूंकि यहाँ पर एरिया ये डिफाइन नहीं है कि किस रूप में है, इससे पहले जो हमने लिया था घनकोण निकालने में वहाँ गोला ले रखा था, सफेद ले रखा था, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते थे, तो इसलिए यहाँ पर केवल ए लिख देंगे। जैसी भी आकृति होगी उसका सूत्र अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह इसकी पूरे की वैल्यू हो गई ए, तो इसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। जो जनरल सूत्र हम फाई ई के लिए यूज करेंगे वो आ गया। इसके बाद इसमें दो बातें और महत्वपूर्ण आती है, ये आपने कर लिया होगा। नोट डाल के नंबर 1 डाल दो और ये नंबर 2। यदि तल वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित है तो ये वैद्युत क्षेत्र ये कोई तल इसमें। अब यहां पे जो एंगल हम लेंगे तल के समांतर, मान लो वैद्युत क्षेत्र जो इंडिकेट हो रहा है वो मेरी उंगलियों से हो रहा है, ये उंगलियां जो है वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, और जो तल है वो ये बोर्ड है। तो ये बोर्ड और ये मेरी उंगलियां परस्पर क्या है, समांतर है, समांतर है। तो जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं कि समांतर है लगाओ जीरो और कर दो काम, नहीं। यहाँ पर इस सूत्र में जो कोण है वो एंगल है, वो एरिया वेक्टर, और एरिया जो है वो इस पर डाले गए अभिलंब, बाहर की ओर जो अभिलंब डाल रहा है उससे इंडिकेट होगा। यानी कि एरिया हो गया ये और ई हो गया ये। इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो थीटा आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। इस अवस्था में फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा की जगह 90, और कोस 90 का मान होता है 0। तो इस तरह ये आ गया ई ए इंटू 0 बराबर 0। ये तो बात हुई थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली भी हम देखें कि यदि ये पेपर है और ये उंगलियां मेरी ऐसे जा रही है जो वैद्युत क्षेत्र को इंडिकेट कर रही है, तो क्या पेपर को काटेंगी, इस तल को काटेंगी? नहीं काटेंगी। नहीं काटेंगी तो इससे बद्ध या इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। सेकंड केस आता है, इसको नंबर 3 डाल के लिखेंगे। यदि तल वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित है, यहां कंडीशन आ गई, यदि तल वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर के बजाय लंबवत स्थित है, तो ये कोई तल, इस पर डाला गया अभिलंब जो कि बाहर की ओर इस तरह हम ड्रा नहीं कर सकते, तो ये ऊपर को ड्रा कर दिया। एरिया वेक्टर। अब चूंकि तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी वो इस तरह से इसको पार करके जाएंगी।
ये पार करके जाएंगी। और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ई और ए के बीच जो कोण बन रहा है वो 0 हुआ, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया ई ए, और इस अवस्था में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। इससे अधिक तल से बद्ध फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स नहीं हो सकता। अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। नोट नंबर 4 डालेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई ई बराबर आ गया ई ए। तो हम जानते हैं कि जो सूत्र हमारा फाई ई बराबर ई ए आया है, मात्रक और विमा सूत्र निकालने में इसका प्रयोग कर लेंगे, चूँकि कॉस 0, कॉस थीटा, कॉस 90 की कोई मात्रक या विमा नहीं होती, वो विमाहीन और मात्रक विहीन राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप पढ़ चुके हो, क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका निकाल दो विमा सूत्र। फाई ई बराबर ई इंटू ए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा सूत्र आपको डायरेक्ट याद हो तो लिख दो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू इंटू ए। अब इनके आपको मालूम ही होंगे, बल का विमा सूत्र एम एल टी माइनस 2, एरिया के लिए L2 और क्यू के लिए AT। इस तरह अब हम देखें, इनमें मल्टीप्लाई कर लो, L की पावर 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो M L3 T माइनस 2, और इनको ऊपर ले जाए तो A माइनस 1 और T माइनस 1। इस तरह ये आ गया M L3 T की पावर 2 और 1 3 माइनस की, और A की पावर माइनस 1। तो ये विमा सूत्र आ गया M L3 T माइनस 3 A माइनस 1, जो कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक विमा सूत्र है। लेकिन मात्रक इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं। M के लिए किलोग्राम, L के लिए मीटर की पावर 3, और माइनस के लिए ऑब्लिक लगा लेंगे, या एज इट इज पावर को माइनस में लिख देंगे। तो प्रति, T के लिए सेकंड, और A यहाँ पर एम्पियर है तो एम्पियर। तो इस तरह कल हम शुरू करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए जो अनिवार्य हमारे टॉपिक्स थे, या कहे कि इसके बेसिक थे, वो हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल गॉस की थ्योरम, गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम हम शुरू करेंगे, जो कि सतत आवेश वितरण के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव निकालने में हेल्पफुल साबित होगा, और ये सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो ओके, थैंक यू।